नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम बात करेंगे एक स्पेशल थीम की। स्पेशल थीम है क्योंकि चुनावी मौसम है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तब से लेकर अभी तक में बहुत शेयरों की, बहुत सारे सेक्टर्स की तस्वीर पलट गई है, किस्मत चमक गई है। उन सेक्टर्स की बात करेंगे कि अब उनमें क्या खरीदारी के मौके हैं, क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा और जो बीजेपी ने नया मैनिफेस्टो जारी किया है उसके अनुसार कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो आने वाले 10 साल या 5 साल के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली हैं। उन सभी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर विनीत बोलिंजकर सर जुड़ चुके हैं। विनीत सर, हाय, गुड इवनिंग सर। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। एज ऑलवेज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। Thank you for having me, Vivek, and congratulations on your new assignment. थैंक यू वेरी मच सर। तो हम बात करते हैं ऐसे 5 या 6 सेक्टर्स की जहां पर कि हमने देखा कि 2014 से लेकर अभी तक एक शानदार रिटर्न देखने के लिए मिला। रिटर्न देखेंगे तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि कहां से शेयर कहां तक आ चुके हैं। लेकिन पहले सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। शुगर स्पेस में हमने देखा बहुत अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिला। वाटर ट्रीटमेंट और सैनिटेशन सेक्टर, ये मोदी काल की एक उपलब्धियां रहीं जहां पर कि हमने देखा कि सरकार ने काफ़ी कुछ खर्च भी किया। रोड, एयरपोर्ट्स और जो सी पोर्ट्स हैं वहां पर भी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने के लिए मिला। हाउसिंग फॉर ऑल का जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था उसकी वजह से हमने देखा कि हाउसिंग कंपनीज भी चली और रियल इस्टेट में ऑलरेडी एक अच्छा बूम भी चला पोस्ट कोविड, जिसकी वजह से हमने रियल इस्टेट को भी लिया है। साथ ही मोबाइल, हाईटेक कंपनीज, साथ ही ईवी कंपनीज, इन सभी पर सरकार का काफ़ी फोकस रहा और जो जो कंपनियां इन स्पेस में रहीं उनमें शानदार रिटर्न देखने के लिए मिले। पहले हम शुगर सेक्टर की बात करते हैं। शुगर सेक्टर में कुछ एक जो चुनिंदा कंपनीज हैं, आप देखिए स्क्रीन पर। बलरामपुर चीनी मई 2014 में 30 अप्रैल की क्लोजिंग है, यानी कि 1 मई को करीब 56 रुपये 80 पैसे का हम प्राइस ले सकते हैं। वहाँ से 565% चल चुका है। अभी 378 रुपये ये फ्राइडे तक की क्लोजिंग के भाव लिए हुए हैं। प्राइस नाउ वाली लिस्ट में फ्राइडे की क्लोजिंग के भाव हैं 378 रुपये, यानी कि 565% का रिटर्न। धामपुर 36 रुपये का 231 हो गया। डीसीएम श्रीराम तो लगभग 10 गुना हो गया। अब इंटरेस्टिंग देखिए, द्वारिकेश और त्रिवेणी हमने क्यों ग्रीन में रखा है, क्योंकि इन दोनों ही शेयरों में 1000% से ज़्यादा के रिटर्न है। द्वारिकेश 2521% चल चुका है, ₹2.90 की का शेयर 76 रुपये। त्रिवेणी 17 रुपये का शेयर 332 रुपये। प्राज इंडस्ट्रीज जो इथेनॉल के इक्विपमेंट बनाती है, शुगर कंपनीज उनसे ज़्यादातर इक्विपमेंट खरीदती हैं, उसका प्राइस था ₹52.70, जो 512 रुपये हो गया। ऑलमोस्ट 9 गुना ये शेयर हो चुका है। विनीत सर, शुगर में जिस तरह से तस्वीर पलटी है, पूरी किस्मत चमकी है इथेनॉल स्टोरी पर, क्या लगता है ये स्टोरी अगर प्रधानमंत्री नई टर्म में दोबारा आते हैं, ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी या ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है? नहीं, देखिए, ये स्टोरी तो कंटिन्यू रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने एक चीज तो बोली है कि हमको पेट्रोल कंजम्पशन पे कंट्रोल लाना है। अगर आप देखेंगे, एक थोड़ा देर पहले इंडिया है ना, लगभग 90 मिलियन बैरल्स मंगाता था ऑयल पर एनम, जो अभी ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन बैरल्स हो गए। ओके। ओके। 900 मिलियन से 1.7 बिलियन हो गए, जबकि जीडीपी 3 टाइम्स ग्रो हुआ है वो पीरियड में। तो ये आपको सीधा जताता है कि अपना जो पेट्रोलियम इंटेंसिटी है टू जीडीपी, वो काफी कम हुआ है। और ओके। इसके वन ऑफ द रीजंस है कि हमने इथेनॉल का मिक्सिंग चालू कर दिया है, राइट। थोड़ा सा हमने एलएनजी और सीएनजी को भी बढ़ावा दिया है एंड अदर एरियाज। और अभी क्या आने वाले, जो आप जो इथेनॉल का जो मिक्सिंग है विद पेट्रोल, वो तो बढ़ते ही रहने वाला है, ऑलमोस्ट 25% तक जाएगा। तो इनकी जो आउटपुट है कंपनीज की, काफी अच्छी तरह से बढ़ेगी। और हमें लगता है कि ये सेक्टर में दो कंपनी जो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, एक बलरामपुर चीनी हमारा फेवरेट है और डीसीएम श्रीराम है। और तीसरा जो डीसीएम श्रीराम इज अनदर कंपनी जिसके जो ऑब्वियसली इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट, मल्टीपल बिजनेस है उसके। तो हमें लगता है इन्होंने 3,000 करोड़ का केपेक्स किया हुआ है और हम्म। इनके रिजल्ट्स हम आने वाले वक्त में देखने को आएगा, क्योंकि
केमिकल साइकिल काफी बॉटम आउट हो गया। तो बलरामपुर चीनी एज अ प्योर प्ले इन इथेनॉल विद शुगर, और डीसीएम श्रीराम शुगर इथेनॉल फोकस विद डाइवर्सिफिकेशन इन केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये हमें दो स्टॉक है जो अच्छे लगते हैं और जो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में भी काफी अच्छे तरह परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। तो चीनी स्पेस में भले ही द्वारिकेश और त्रिवेणी ने 1000% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हों, लेकिन इस थीम पर अगर गवर्नमेंट आगे भी चलती है तो सर ने बताया बलरामपुर चीनी यहाँ पर सर की पसंद है बाय कॉल। साथ ही डीसीएम श्रीराम ये दूसरा काउंटर जहाँ पर कि सर को लगता है कि यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि बलरामपुर चीनी में एक अच्छा ट्रैक्शन हमें काउंटर पर आते हुए पिछले 10 सालों में भी दिखाई दिया। 565% का रिटर्न मिला। डीसीएम श्रीराम जो कि 918% का रिटर्न दे चुका है, इस काउंटर पर भी एक अच्छे रिटर्न अभी भी बन सकते हैं। तो 94 रुपये का शेयर 956 रुपये हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये थीम खत्म हो गया, अभी भी सर को अच्छा लगता है और इसी तरह के रिटर्न आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट थीम की तरफ चलते हैं सर। जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था गंगा की सफाई और क्लीन वाटर और सैनिटेशन पर काफ़ी कुछ खर्च होना था। उसमें हमने देखा कि बहुत सी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसमें कुछ एक कंपनीज सेलेक्टिव देखें तो वाटेक वबाग ये काउंटर 101% का रिटर्न दे चुका है पिछले 10 सालों में। आयन एक्सचेंज इसने शानदार रिटर्न दिए, 5832%। थर्मेक्स ये 519% का रिटर्न दे चुका है। जिस समय पर प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी और तब से लेके अभी तक, जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, तब से लेके 519% का रिटर्न दे चुका है। वोल्टास 739% का रिटर्न। विनीत सर, इस थीम में आपको कितना दम लगता है अगले 5 या 10 सालों के लिए देखें, और क्या लगता है कि कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए? तो देखिए, आपका है ना, वाटर इज द न्यू ऑयल जैसा कि कहना है फ्यूचर में, क्योंकि जो रिसोर्सेज वाटर के बहुत लिमिटेड है और इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन है और हमें वाटर बहुत प्रेशियसली यूज करना चाहिए। तो हम लोग है ना रिसाइकलिंग ज्यादा कर रहे हैं अभी पानी का। तो उसके लिए हमें वाटर ट्रीटमेंट और सैनिटेशन पे ज्यादा फोकस देना पड़ता है। तो राइट। उसके चलते हमें लगता है कि वाटे वाबाग इज बेस्ट प्लेस्ड, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, क्योंकि इनका एसेट लाइट मॉडल है और इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो हमें लगता है ये जो स्टॉक है, अगर आप इसमें बने रहेंगे तो आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स बन सकते हैं। आयन बिल्कुल। एक्सचेंज भी अच्छा स्टॉक है। जी। एंड हमें लगता है कि आयन एक्सचेंज में एक स्पेशलिटी केमिकल और वाटर ट्रीटमेंट का प्ले है। इन्होंने काफी श्रीलंका में इन्होंने इन द पास्ट उन्होंने डी सेल का भी प्लांट बनाया है। तो इनके पास डी सेल की भी कैपेबिलिटीज है। और हमें लगता है कि जो जो आपके शोर लाइन पे जो सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उधर डी सेल का भी निवेश काफी अच्छा आ सकता है। तो अगर आप इनमें बने रहेंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न आए। बिल्कुल। तो वाटेक वबाग यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज यहाँ पर अगर आप बने रहते हैं, किसी के पास है पोर्टफोलियो में, तो होल्ड करने की राय। और वाटेक वबाग बाय भी कर सकते हैं एंड होल्ड भी कर सकते हैं। ये दो शेयर सर को इस थीम में, वाटर ट्रीटमेंट और सैनिटेशन थीम में, जो अभी ऑलरेडी 10 साल में चल चुके हैं, इस थीम में अभी भी रिकमेंडेशंस हैं। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थीम है रोड ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, सभी तरह के इसमें हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिए हैं। इसमें सड़क बनाने वाली कंपनियों की अगर हम लिस्ट देखें तो एनसीसी, आईआरबी इंफ्रा, एलएनटी और एचसीसी, ये 4 लीडिंग कंपनीज, इन सभी के शेयर्स में देखें तो 124% का रिटर्न सबसे कम एचसीसी में मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न जो मिला एनसीसी में 739% का। 30 रुपये का शेयर अभी 258 के करीब आ चुका है। आईआरबी इंफ्रा भी बहुत अच्छा चला है, 11 रुपये का शेयर 68 रुपये। एलएनटी दिग्गज कंपनी, केवल रोड कंस्ट्रक्शन से ही नहीं चलती, इसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उसका एक इफेक्ट देखने के लिए मिला। लेकिन अब पोर्ट्स पर बात करते हैं। अदानी पोर्ट्स जो कि 188 रुपये का हुआ करता था, 614 का % रिटर्न दे चुका है। जीएमआर जो कि 22 रुपये का शेयर हुआ करता था, अभी 83 रुपये चल रहा है। हालांकि जीएमआर एयरपोर्ट बाद में लिस्ट हुआ है, तो इसलिए उसका भी हमने डेटा नहीं लिया है। विनीत सर, अगर मैं देखूं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में
आपको क्या लगता है कि कितनी संभावनाएं हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो आज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या इस थीम को लगता है कि अभी सरकार और आगे बढ़ाएगी, और लगता है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल है पैसा बनाने का? देखिए, रोड सेक्टर में ना लगभग 80 टू 90 बिलियन डॉलर्स का निवेश होने वाला है बाय 2030, ओके। आगे से जाके। तो इतना बड़ा एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फोकस है, काफी बड़ा होता है। और हमें लगता है इसमें जो एक प्ले जो नहीं मिस करना चाहिए वो आईआरबी इंफ्रा है। आईआरबी इंफ्रा एक फुल फ्लेज डेवलपर है जो स्पॉट प्रोजेक्ट्स हैंडल करता है। और हमें लगता है कि आईआरबी इंफ्रा, अगर आप ये प्राइस पे निवेश करते हैं तो आपको 120 125 का टारगेट आसानी से 1-1.5 साल में नजर आता है। क्योंकि अभी जो उनकी इंटर प्रमोटर ट्रांसफर हुई थी बिटवीन सिंटेरा एंड जीआईसी, उसमें जो वैल्यूएशन कंसिडरेशन जो लिया था फॉर वैल्यूएशन, वो 125 पर शेयर। और इनको काफी आर्बिट्रेशन में भी अवार्ड्स आने की संभावना है। लगभग 1,000 करोड़ का वडोदरा एक्सप्रेस का आर्बिट्रेशन क्लेम है। उस तो जी। अगर उधर से उनको भी आते तो आपको 125 के ऊपर और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। और हमें लगता है ये टारगेट 18 से 24 महीने में अचीवेबल। दूसरा जो स्टॉक आपको जो फोकस करना चाहिए वो है एचसीसी। अगर आप जी। देखोगे, इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी में काफी निवेश करना है। ओके। और एचसीसी के पास ब्रिज बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, इंडिया के सबसे मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट एचसीसी जनरली करता है। और इनकी रिन्यूएबल न्यूक्लियर एनर्जी में भी काफी अच्छी एक्सपर्टीज है। तो हम ये संभावना रखते हैं कि अलोंग विद एलएनटी, एचसीसी को काफी इनिशिएटिव्स मिलेंगे। और अगर आप लार्ज कैप्स में रहना चाहते हैं तो लार्सन एंड टुब्रो के अलावा आपको और कोई एवेन्यू अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि इनकी बिल्कुल। ऑर्डर बुक जबरदस्त है। और इनको अभी मिडल ईस्ट से भी काफी एग्रेसिव प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से। तो इनकी ऑर्डर बुकिंग काफी अच्छी है, सेल्स ट्रेंड भी काफी अच्छा है। और इनके जो सब्सिडरीज है, एलएनटी, माइंडट्री, एलटीटी, ऐसे काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। तो राइट। हमें लगता है कि ये कॉन्ग्लोमरेट, अगर आपको लार्ज कैप में कंपाउंडिंग रिटर्न चाहिए तो आपको एलएनटी में निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। तो एनसीसी और आईआरबी इंफ्रा, ये दो टॉप की कंपनीज हैं अभी भी इंफ्रा स्पेस में, ट्रांसपोर्ट स्पेस में, जहां पर कि सर को संभावनाएं दिखती हैं। और एलएनटी, अगर आपको लार्ज कैप में बने रहना है तो एलएनटी एक बेस्ट बैट होगी, जहां पर कि आप आगे भी नजरें बना सकते हैं। ऑलरेडी काउंटर्स ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर ने रोड, एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर सभी पर बात की, लेकिन अब बात करते हैं हाउसिंग सेक्टर पर। हाउसिंग सेक्टर जो कि एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और इसमें भी रिटर्न जो मिले हैं वो एक्सेप्शनली रिटर्न मिले हैं। ज़मीन देखें तो ज़मीन महंगी हो गई, फ्लैट देखें तो फ्लैट महंगे हो गए, और शेयर देखें तो शेयर भी महंगे हो गए। एक बार रिटर्न्स पर नज़र डाल लेते हैं। डीएलएफ जो कि 2014 में 140 रुपये का चलता था, वो अभी 909 रुपये का हो गया, 550% के करीब का रिटर्न। गोदरेज जो 220 रुपये का चलता था, लगभग 10 गुने से ज़्यादा हो चुका, 2671 रुपये। फिनिक्स मिल, इसका भी यही हाल है, 250 रुपये का शेयर 3000 का हो गया है। पूर्वांकरा 72 रुपये का शेयर 324। ब्रिगेड 53 रुपये का शेयर, डबल डिजिट का शेयर, 4 डिजिट, 1000 पार हो चुका है। शोभा डेवलपर 372 रुपये का शेयर 1600 रुपये हो चुका है। विनीत सर, रियल इस्टेट में तो कुछ हाथ नहीं लगा, शायद जिनके पास ज़मीन थी उनकी वैल्यू बढ़ गई, जिन्होंने नए प्लॉट्स या टाइमली प्लॉट्स लिए उनको फ़ायदा मिल गया, और उसी तरह से शेयर का देखने के लिए मिला। अभी क्या लगता है सर, अपॉर्चुनिटी में कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं, या फोमो की फीलिंग के साथ रहना पड़ेगा? नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटी है इन रियल एस्टेट। ओके। तो जैसे आपको बताऊं कि अभी अगर आप जाओगे गुड़गांव, नोएडा में, तो थोड़ा सा ओवर सप्लाई है। ओके। पर अगर आप टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में जाओगे तो आपको वहां पे मैसिव ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि बल्क ऑफ द डेवलपमेंट वो सिटीज में आ रही है। अफोर्डेबिलिटी भी उधर अच्छी है। तो आपको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करना चाहिए। पर अगर आप लार्ज कैप में ही या फ्रंटलाइन कंपनीज में ही रहना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊं, एक कंपनी है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ओके। जिसका अभी तक है ना, जो मर्जर था एम्बेसी के साथ, वो कोर्ट की वजह से रुका हुआ था। लेकिन अभी एम्बेसी और अलग अलग इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट करके लिया है।
और अगर आप देखेंगे इनकी लैंड बैंक ना 2008 की वैल्यू की है, और ये सारी ओके। लैंड बैंक, बल्क ऑफ द लैंड बैंक मुंबई में है। तो इसमें क्या होने वाला है कि लैंड प्राइसेस 2008 की, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अभी की, और अगर आप मार्केट रेट्स देखेंगे जो पर स्क्वायर फुट हुए हैं, वो तो चार चांद लग चुके हैं। तो जी। ये कंपनी का जो डेल्टा क्रिएट हुआ है ना, वो आपको लैग इफेक्ट से आ रहा है। लेकिन अगर आप ये 130 135 के भाव में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये पॉसिबली ये शेयर अगले 3 से 5 साल में मल्टीप्लाई का रिटर्न दे सकता है। अगर आप डीबी रियल्टी देखोगे, तो जी। ये कंपनी डम्प्स में थी, लेकिन जब ये इधर प्रेस्टीज के साथ कनेक्ट हो गया, इनके सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डेट के प्रॉब्लम्स कन्वर्ट हो गए, और इनकी जो 2005-6 की लैंड बैंक थी, उसकी जो वैल्यूएशन आ गई उधर, मल्टीबैगर गेन जो दिखे, एग्जैक्टली सेम स्टोरी आपकी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में प्ले आउट होने वाला है। दूसरे अगर आप अब स्टॉक देखेंगे तो गोदरेज, जी। अगर गोदरेज का आप नाम लेते हो तो नाम से ही पूरा प्रोजेक्ट बिक जाता है। राइट। उनको एक हफ्ता भी नहीं लगता प्रोजेक्ट बेचने में। तो अगर आप लार्ज कैप्स में रहना चाहते हो, तो आप गोदरेज के साथ बने रहिए, और ये आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स बेहतरीन आते रहेंगे। हाँ, थोड़े बहुत करेक्शंस भी आएंगे, पर ये इवेंचुअली आपको एक ब्लू चिप है, और आपको वो, हाँ, प्रॉफिट करके ही देगा। 3 से 5 साल का नजरिया रखेंगे। बिल्कुल। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और साथ ही इंडिया बुल रियल एस्टेट, ये दो काउंटर ऐसे रहेंगे जहां पर कि सर की लॉन्ग टर्म बुलिश सर हैं, और यहां पर लगता है सर को कि एक अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल, हाईटेक, ईवी, ये तीनों ही सेक्टर्स ने सेगमेंट ने ज़बरदस्त धूम मचाई है। ईवी को हमने इसलिए इसमें ले लिया क्योंकि ईवी में अगर ओरिजिनल प्ले के अनुसार देखें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में केवल टाटा मोटर्स अभी लीड करता है, बाकी इलेक्ट्रिक ग्रीन ने भी एक अच्छा मार्केट बनाया। लेकिन हम मोबाइल और हाईटेक में देखें तो डिक्सन, एम्बर, रेडिंगटन, ये इस तरह की कुछ कंपनीज हैं। हालांकि डिक्सन और एम्बर 2014 में नहीं थी, लिस्टेड नहीं थी, तो 2017 से डिक्सन का डेटा मिला, एम्बर का 2018 से मिला। हमने उसी समय के प्राइजेस ले लिए और आज के प्राइजेस देख रहे हैं। तो अगर हम ये 5 या 6 सालों का भी रिटर्न देखें तो डिक्सन में तो करीब 1390%, लगभग पैसा 13 गुना हुआ। एम्बर में लगभग 3 गुना हो चुका है। रेडिंगटन जिसमें कि लगभग पैसा 4 गुना हो चुका है, 5 गुना हो चुका है। इलेक्ट्रिक ग्रीन 10 रुपये का शेयर 1800 रुपये का हो गया, 18,170% के रिटर्न। टाटा मोटर्स 410 का शेयर 1018, और एक्साइड 120 रुपये का शेयर 398। विनीत सर, इलेक्ट्रिक ग्रीन पर बात करना जरूरी सा हो जाता है सर। 10 रुपये का शेयर, बहुत लोग सोचते हैं कि कोई एक शेयर हाथ लग जाए जो कि 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, और किस्मत बदल दे। इसने तो बदल दी सर। अभी कुछ लगता है कि कोई किस्मत बदलने वाला शेयर है इस पूरे स्पेस में? आपको मैं अगर एक शेयर बताऊंगा, आप यकीन नहीं करोगे मेरे, पर मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी एक ऐसा शेयर है जो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं। ओके। और इसकी वजह ये है कि इनकी जो ईवी मॉडल्स है ना, अभी लॉन्च होने वाले, जी। आगे बिल्कुल। जाके ये 6 साल में 6 नए मॉडल्स लॉन्च करने वाले। और ओके। इसमें अगर आप देखेंगे, मारुति की ऑलरेडी जो जर्नी है ना, उनका जो कॉम्पैक्ट व्हीकल था, उसमें से वो लोग एसयूवी में आ गए। तो भले मार्जिन नहीं बढ़े हो, लेकिन इनकी वॉल्यूम ग्रोथ कंसिस्टेंट है, और वैल्यू ग्रोथ पर व्हीकल जो आता है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से ना उनकी ईपीएस में और प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी ग्रोथ आ रही है। आगे जाके कंपनी नया प्लान डाल रही है, इन्वेस्ट कर रही है, इसके बावजूद भी उनकी जो कैश जनरेशन है ना, वो बनी रहने वाली है। तो अगर आप एक 3-5 साल के हिसाब से देखोगे, आज की डेट में जो कैश है इनके बुक्स पे, लगभग 40-50 हजार करोड़ की, वो इंटैक्ट रहेगी इवन आफ्टर मेकिंग अ वेरी वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जी। दूसरी चीज क्या है, इनका जो टाई अप है टोयोटा के साथ। राइट। ओके, तो टोयोटा की जो व्हीकल्स आएंगी, ईवीज, हाइब्रिड व्हीकल्स, और अगर आप देखोगे इंटरनेशनल मार्केट्स में ईवीज में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, क्योंकि बैटरी रिलेटेड जो पोल्यूशन इश्यूज है, उसके चलते थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन इंडिया, लेकिन ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ना, ये सस्टेन करने वाली है। तो हमें लगता है कि मारुति की नई व्हीकल, टाटा टोयोटा के साथ टाई अप, और
आपका जो कन्वेंशनल आईसी इंजन का जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है। और जैसे इनकी ईवी लॉन्च होगी आप देखोगे कि इसका जो वैल्यूएशन मल्टीपल है वो आगे से री रेट होता रहेगा। जी। तो अगर हम देखें तो ईवी स्पेस में और जो ये हाईटेक वाले स्पेस में मारुति एक ऐसी कंपनी बनने जा रही है जिसमें कि कंपनी 6 नए मॉडल्स अपने ईवी में लॉन्च करेगी। और जैसा सर ने बताया कि बहुत सारे टर्न अराउंड फैक्टर्स इस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं जो इस कंपनी को कहीं और भी ले जा सकते हैं। ऑलरेडी ऑटो की सबसे अगर हम कहें तो मार्केट कैप के अनुसार सबसे वैल्यूएबल कंपनी कहलाती है मारुति, और अभी भी इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। तो यहाँ पर ये थीम रहेगी जो कि पिछले 10 साल से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं उस थीम की जो कल बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखने के लिए मिला, जो उन्होंने बात कही है अगले 5 या 10 सालों के लिए। विनीत सर, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कही हैं और अक्सर जो उन्होंने बातें पहले कही थी 2014 में, 2019 में, वो लगभग पूरी हुई हैं। और जितनी भी अगर कोई 80-90% भी पूरी हुई है और जो 100% भी पूरी हो गई है, रिटर्न उन सारे शेयर्स में हमने देख भी लिए कि 500%, 2-2 हज़ार%, 10-10 हज़ार% के रिटर्न देखने के लिए मिले। अब बात करते हैं सर उनके नए मैनिफेस्टो पर, जिसमें कि उन्होंने बोला है आयुष्मान स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स, मुद्रा लोन लिमिट टू डबल, इंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू पुअर, टू बिड फॉर ओलंपिक 2036, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स, न्यूएस्ट ट्रेन्स एंड 3 करोड़ मोर हाउसेस फॉर पुअर। सर पहले मैं पहली थीम पर आता हूँ, आयुष्मान स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं 70 साल से ऊपर की उम्र के, उनको भी इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। सर शेयर धारक को कैसे मिलेगा? देखिए, आर्टेमिस जैसी कंपनी क्या कर रही है ना कि उनके जो नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं वो ऐसे बिजनेस मॉडल फिट कर रहे हैं जहां पे आयुष्मान के क्लाइंट्स आके वहां पे सुविधा ले सकते हैं। तो हमें लगता है, और ये बहुत बड़ा मार्केट है, अगर आप देखेंगे नंबर्स जितने आते हैं, तो अगर एक प्रॉफिटेबल मॉडल इसमें कोई बिठा सकता है और आर्टिविस ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज चालू किया है, तो हमें लगता है ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकती है। जी, आर्टेमिस बिल्कुल। और मैं ये बता दूं, सर से मेरी काफ़ी समय पहले भी बात हुई थी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, और उस समय आर्टेमिस का शेयर केवल 67 या 68 रुपये चलता था, और सर ने उस समय पर भी टारगेट्स दिए थे इसके 135-40 रुपये के, और ये केवल टारगेट महज 2 महीने में अचीव हो गए। फिर सर ने टारगेट को रिवाइज़ किया, 165-70 तक भी किया, अब 180-82 की रेंज पर ये काउंटर आ चुका है। सर मल्टी बैगर तो ये बन चुका है, अभी इसमें कितने % रिटर्न अपसाइड देखना चाहिए एक निवेशक को? नहीं, आपको 20-25% कंपाउंडिंग रिटर्न्स आते ही रहेंगे स्टॉक में। ग्रेट। तो यहाँ पर 20-25% तक के रिटर्न इसमें एनुअली आते रहेंगे, तो और क्या चाहिए? इस तरह का एक स्टॉक मिल जाए आपके पोर्टफोलियो में बनाने के लिए, और थीम इससे बेहतर थीम क्या हो सकती है? नेक्स्ट थीम है गवर्नमेंट की मुद्रा लोन लिमिट, जिसमें कि 10 लाख तक के लोन दिए जा रहे हैं, अभी उसको बढ़ाकर 20 लाख तक करने की बात हो रही है। सर इसमें भी कुछ कंपनीज को फायदा मिलेगा क्या? देखिए, इसमें ना जो पीएसयू बैंक्स है ना उनको ज्यादा फायदा है, ओके। क्योंकि और ये ऑलरेडी उनके मॉडल में बंडल है, तो मुद्रा लोन से कितना फायदा होगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। पर जनरली हमें लगता है कि ऐसा, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई अ सिंगल कंपनी जो मुद्रा लोन की वजह से बढ़ जाएगा। पर ओके। जनरली हमें लगता है कि ये पॉजिटिव है फॉर द कंज्यूमर मोर ओके। देन द बैंक। जी। तो ये कंज्यूमर के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू कंपनीज। तो इस सेगमेंट में बैंक्स हैं, सारे पीएसयू बैंक्स हैं, उनकी क्रेडिट ग्रोथ पर ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सर ने जैसा बोला कि वो प्राइस इन हैं सारी चीज़ें, तो काफ़ी कुछ हद तक इस सेक्टर को भी छोड़ देते हैं शेयर धारकों के लिहाज से। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं, इंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सर इस पर गवर्नमेंट का फोकस है अगली टर्म के लिए भी,
क्या लगता है सर, इसमें ऑलरेडी हमने आयन एक्सचेंज वाटेक पर डिस्कशन किया था, क्या लगता है कि यही दोनों काउंटर्स रखने चाहिए या कोई और काउंटर भी जोड़ना चाहिए इस थीम में? नहीं, यही काउंटर में बने रहे। बी बेस्ट इन क्लास विल गिव यू द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स। श्योर सर। तो आयन एक्सचेंज और वाटेक वबाग पर सर ने बोला था कि पॉजिटिव आउटलुक है, और आयन एक्सचेंज पर भी सर ने पॉजिटिव दिया, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू पुअर। सर ये एक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार का लक्ष्य भी दिख रहा है इस थीम पर, क्योंकि वो सोलर को लेकर काफ़ी कुछ सीरियस हैं, और उन्होंने बजट में भी सोलर पैनल लगाने को लेकर काफ़ी बात कही। बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी इस सेक्टर में उतर चुकी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अदानी ग्रुप ऑलरेडी इस सेगमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। क्या लगता है सर, इसका भविष्य, और कौन सी कंपनीज का में निवेश करने पर भविष्य अच्छा होगा? मुझे लगता है इसमें ना, जिनका बिजनेस मॉडल रेडी है और अच्छी तरह से मोमेंटम पकड़ा हुआ है, वो है टाटा पावर। सो ये जो ओके, रूफटॉप सोलर का जो प्लान है गवर्नमेंट का, वो टाटा पावर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। बिल्कुल। तो टाटा पावर यहाँ पर सर, इसमें अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि काउंटर चला है पिछले कुछ सालों में। नहीं, देखिए, टाटा पावर अर्लियर एक थर्मल पावर कंपनी था। अभी वो उसने 2050 तक ग्रेजुअली थर्मल पोर्टफोलियो नील करने की बात कर रहे, पूरा रिन्यूएबल होने की बात कर रहे। और जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट रहता है ना, आपको केवल 1-1.5 साल में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके जो रिटर्न्स होते हैं ऑफ अ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, वो फ्रंट एंडेड हो जाते हैं। जहां तक आप थर्मल पावर की बात करते हो, तो वो जो प्रोजेक्ट होता है उसको लैंड पूरा सेटअप करना, प्लांट सेटअप करने के लिए जो जेस्टेशन पीरियड रहता है वो 4-5 साल चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके रिटर्न्स थोड़े बैक एंडेड हो जाते हैं। तो ये जो प्लान जो चेंज हो रहा है, और जो गवर्नमेंट का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे एम्फोसिस करने का, और रिन्यूएबल एनर्जी में हम के हिसाब से हमें 500 गीगावाट करना है, 450 गीगावाट करना है बाय 2030। तो इसमें भी काफी अच्छी मोमेंटम आने वाली है। और इसके कारण हमें लगता है कि टाटा पावर का जो अभी शेयर प्राइस है, वो सारी फ्यूचर इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो ये चलता रहेगा, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा शेयर, बट आपको हैंडसम गेन्स आएंगे इसमें। बिल्कुल। तो टाटा पावर में आपको अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं, इस काउंटर पर बने रहें। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं सर, बहुत इंटरेस्टिंग थीम और एक प्राइड वाली थीम भी। भारत 2036 ओलंपिक के लिए बिड करेगा, और बिड करेगा तो सर अक्सर हमने देखा है कि जिस जिस भी देश में ओलंपिक हुए हैं उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना शुरू होता है और तस्वीर बदल जाती है। बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है और बूम आता है। सर क्या लगता है, इस थीम पर अगर हमें बिड में इंडिया को मेजबानी मिल जाती है 2036 के ओलंपिक की, क्या लगता है सर कौन सी पर्टिकुलर पॉकेट होगी जो सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है? तो देखिए, ये थोड़ा ना फार आउट सिनेरियो है। हम बिड करने वाले हैं, तो बिड करने वाला इसका मतलब ये नहीं कि हमें मिल चुका है। राइट। एंड ये 15 साल के बाद होने वाला है। लेकिन जो आपने शेयर आइडेंटिफाई किए, इंडियन होटल्स और इंडिगो, हमें लगता है कि ये एयरलाइंस और होटल्स में लीडिंग कंपनीज है। इनकी जो कीज ऐड कर रही है इंडियन होटल्स, काफी बेहतरीन है, अक्रॉस स्पेक्ट्रम ऐड करिए प्राइस पॉइंट्स। तो हमें लगता है इंडियन होटल्स बहुत मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो स्टॉक है। ये आपको 25-30, कोई कोई साल 40-50% रिटर्न भी दे सकता है ये स्टॉक। और इसमें ना आप बने रहिए, क्योंकि 15 साल के बाद में यू नो इन हॉस्पिटैलिटी स्पेस में तेजी आई है। और इंडिया का जो बूम है इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल, और जनरल ग्रोथ जो आ रही है, और इनके जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये सब मल्टीप्लायर इफेक्ट्स देने वाले इंडियन होटल के स्टॉक को। तो ये आपने जैसे डिक्सन में बताए थे ना, ये डिक्सन ऑफ द फ्यूचर है इंडियन वाओ। होटल्स। वाओ सर। और सेम वे इंडिगो, और सेम वे इंडिगो, ओके। क्योंकि आज की डेट में कोई पैरेलल नेटवर्क नहीं है इंडिया में। इतनी वेल ऑयल मशीन, प्रॉफिटेबिलिटी,
और जिस तरह से इंडिया के एयरपोर्ट्स डबल होने वाले हैं, और आज की डेट में एयर ट्रैवल एक नेसेसिटी हो गए, कोई लग्जरी के नाम से देखता नहीं है। और जितने भी प्राइस बढ़े, सब कंजम्पशन तो फुल ही रहती है, ऑक्यूपेंसी लगभग 100% के आसपास रहती है। तो हमें लगता है इंडियन होटल्स और इंडिगो, ये आपके जो स्टॉक्स है, ये काफी लॉन्ग टर्म में 25-30% टाइप ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और इंडियन होटल्स जो कि कोविड समय में 58 रुपये तक आ गया था, मई 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, और अभी 600 रुपये हो चुका है। तो उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतने ज़बरदस्त रिटर्न देगा। और ये इसका पास्ट है। और अब के प्राइजेस जो 600 रुपये चल रहे हैं वर्तमान है, जो शायद इमेजिन करना मुश्किल था। लेकिन सर ने जो बताई स्टोरी इस पर कि इसको डिक्सन टेक की तरह देखना चाहिए, तो डिक्सन टेक हम देख ही चुके हैं कि कितने ज़बरदस्त रिटर्न ये दे चुका है। तो इस काउंटर पर बाय करने की सलाह है सर की तरफ से। डिक्सन टेक देखिए 7600 रुपये का हो गया है शेयर। अब इंडियन होटल्स, जब भी आप शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, और 5 स्टार होटल्स की डिमांड करते हैं, सोचते हैं, तो ताज होटल के नाम से आपको इनके होटल्स मिलते हैं, इंडियन होटल्स के। और ग्रुप फेमस है, टाटा ग्रुप का शेयर है, और शानदार रिटर्न ये आगे भी दे सकता है। सेम इंडिगो के साथ, इंडिगो का नाम भी हर कोई जानता है। फ्लाइट जितने भी फ्लायर्स हैं सभी ज़्यादातर इंडिगो का एक सबसे बड़ा मार्केट शेयर जानते हैं कि उनका मार्केट शेयर है। यहाँ पर भी बाय करने की राय। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं सर। सरकार ने इस पिछले 5 साल में भी काफ़ी कुछ इस थीम पर वर्क किया है। बुलेट ट्रेन पर काम किया है, और ट्रेन का आधुनिकीकरण किया है। अब इसमें भी सरकार अभी फोकस करना चाहती है, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स बनाना चाहती है, और न्यूएस्ट ट्रेन्स पर फोकस करना चाहती है। एज एन इन्वेस्टर किसी भी व्यक्ति को कहाँ पर फोकस करना चाहिए सर? देखिए, आपने जो दो स्टॉक हाईलाइट किए, टीटागढ़ और आरके फोर्जिंग, ये तो बेहतरीन है ही। पर इसमें और एक कंपनी है जो रेलवेज को फ्लोरिंग मटेरियल सप्लाई करती है, और जो लेदर सप्लाई करती है फॉर द होम। तो ये या कंपनी का नाम है मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, मेरे को जैसे याद आएगा मैं आपको बताऊंगा। पर इसके श्योर। अलावा बाकी की जो दो कंपनीज हमें अच्छी लगती है इसमें, इस सेल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पेशल ट्रैक्स बनते हैं लॉन्ग प्रोडक्ट्स में, तो सेल वन ऑफ द की प्रोवाइडर्स है, और टीटागढ़ वैगन्स है। तो ये हमें दो कंपनीज काफी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर टीटागढ़ वैगन, और सर दूसरा सेल बताया आपने, स्टील अथॉरिटी। सेल सेल आपके जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, वो बनाते हैं। जी, तो ओके। वो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, जो अपने लगते हैं फॉर योर बुलेट ट्रेन्स, तो वो ओके। सेल सब बनाते हैं। ओके। तो यहाँ पर रेलवे पर जो भी फोकस है उसमें सेल और टीटागढ़ वैगन, यहाँ पर आप बाय कर चल सकते हैं अगले एरा के लिए, अगले युग के लिए, अगले जो भी थीम होगी, जो हम सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे, और आगे ये सरकार कंटिन्यूशन में रहेगी, और उनका जो फोकस रहेगा इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में खर्च करने का रहेगा। लास्ट थीम सर, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इस पर फोकस किया था, हाउसिंग फॉर ऑल। उसमें काफ़ी कुछ हद तक सफलता भी मिली, लेकिन सरकार और घर बनाना चाहती है। अब किन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, किन पर्टिकुलर कंपनीज पर फोकस करना चाहिए सर? तो इसमें ना देखिए, आपको कोई बिल्डर या डेवलपर इसमें फायदा नहीं लेने वाला है। बिल्कुल। ये सब ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो करते हैं ना कंपनीज, उनको फायदा होने वाला है। एंड इसमें ज्यादा करके मटेरियल कंजम्पशन जैसे सीमेंट को फायदा होने वाला है। बट ये सेक्टर में हम कोई एक डायरेक्ट कंपनी ये योजना की वजह से ग्रोथ करेगा ऐसी कोई है नहीं। ओके। तो हम इसको ये कहेंगे कि बिल्डिंग, जैसे हमने पहले बताया कि कंज्यूमर जैसे हमने मुद्रा लोन की बात की थी, सिमिलरली ये कंज्यूमर को फायदा है। ऐसा एक, ये जो 3 करोड़ जो घर बनेंगे उसमें कोई डेडिकेटेड कंपनीज नहीं है, इसमें सब कंपनीज लाभार्थी है। जैसे आपके सीमेंट है, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, और
ऐसे कंपनीज को फायदा है। तो ये इनडायरेक्टली आपका फायदा है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। बिल्कुल। तो गरीबों को घर मिलेगा, इसमें वैसे सीमेंट की भी डिमांड बढ़ती है, सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं, पूरे सेक्टर के लिए बढ़ती है। तो इसलिए इन पर्टिकुलर एक कंपनी देना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन हाँ, ये कंज्यूमर जो लोग, जिन लोगों को घर मिलेंगे उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। तो बहुत सारे सर ने काउंटर बताए, और हमने जिन भी मैनिफेस्टो में जो थीम ली गई हैं बीजेपी की तरफ से, उन पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। आयुष्मान स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, यहाँ पर सर ने बताया कि आर्टिमिस एक बेहतरीन कंपनी रहेगी। मुद्रा लोन लिमिट जो कि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने जा रही है, इसमें सर ने बताया कि एक कंज्यूमर सेंट्रिक फ़ायदा होगा, इसमें पर्टिकुलर कंपनीज पर फोकस करना थोड़ा ठीक नहीं है। हालांकि ये जो कंपनीज सामने लिखी गई हैं, 5 स्टार फाइनेंस और फ्यूजन फाइनेंस, ये इस सेगमेंट से जुड़ी कंपनियां हैं, इन पर बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर जो सरकार ने बोला है, उसमें सर ने 2 ही कंपनियां जो सेलेक्टिव हैं, आयन एक्सचेंज और वाटेक वबाग, इन दोनों ही कंपनीज पर सर की पॉजिटिव राय है। साथ ही फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू पुअर, इसमें सर की जो टॉपिक बनी है वो टाटा पावर है। तो पावर सेक्टर में टाटा पावर को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ओलंपिक 2036 के लिए अगर भारत बिड करेगा और भारत को मेजबानी मिल भी जाती है, और अगर नहीं भी मिलती है, तो भी दोनों ही सिनारियों में जो 2 कंपनियां इस सेक्टर की टॉप पिक रहेंगी वो इंडियन होटल्स और इंडिगो, एक एविएशन की टॉप कंपनी, एक होटल की। साथ ही बुलेट ट्रेन्स कॉरिडोर और न्यू एज ट्रेन्स में जो सर को 2 काउंटर समझ आए हैं, वो उनमें से एक यहाँ पर लिखा हुआ है, टीटागढ़ वैगन। हालांकि सर का मानना है कि जो दूसरी कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको बाय कर चल सकते हैं। यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, क्योंकि स्टील अथॉरिटी रेलवे के ट्रैक बनाती है। जो लास्ट थीम थी हमारी, 3 करोड़ घर गरीबों को मिलेंगे, ऐसा बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा। तो यहाँ से सभी सेक्टर्स को फ़ायदा होगा जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये पूरी थीम और बीजेपी का मैनिफेस्टो जिस पर हमने बात की, और विनीत सर ने हमें अपनी गाइडेंस में बहुत कुछ जानकारी दी। विनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देकर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन देने के लिए। तो ये थे विनीत सर, जिन्होंने कि बीजेपी के मैनिफेस्टो पर काफ़ी कुछ अपनी राय बताई, और कौन से शेयर्स होंगे जो आपके पोर्टफोलियो को अगले 5 से 10 सालों में गुलजार कर सकते हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।